बच्चे अपना चैप्टर है न्यूक्लियाई, एटम्स हमने किया था, एटम्स में किसी को दिक्कत नहीं है। कोई एटम के बारे में मतलब बता सकता है कि एटम था क्या एग्जैक्टली क्या था एटम? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली यही था, है ना, प्रोटॉन्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अकेला प्रोटॉन नहीं था, उसके अंदर क्या था, प्रोटॉन्स के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर हमें यह समझ में आ गया था कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। जो शेल्स हमें कह रहे हैं, शेल तो चलो हमने बाद में कहना शुरू किया, फिक्स्ड ऑर्बिट्स की तरह कहा था, 2 डायमेंशनल रिंग्स की तरह, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रही थी, वेल डिफाइंड पाथ था जो, और जिसके अराउंड घूम रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियाई थे जो क्या क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। सबको पता है प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड, पता ही है। अब एक बात बताओ जरा, सबसे पहला एक क्वेश्चन समझते हैं, एटम का साइज कितना बड़ा? बहुत छोटा, एक्सट्रीमली छोटा, नैनोमीटर्स के अंदर जाके रेडियस है ना, नैनोमीटर्स के अंदर रेडियस था, इतना छोटा, इतना छोटा कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के ऊपर भी बात करते हैं कि नहीं? आता है ना, हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आती है। न्यूक्लियस कितना छोटा होता है? 1/1000th ऑफ एटम, इतना छोटा होता है एटम, इतना छोटा कि दुनिया की सबसे छोटी चीजों में से, और उससे भी 1000 गुना छोटा न्यूक्लियस। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जितना न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एग्जैक्टली उतने ही प्रोटॉन्स उससे 1000 गुना छोटी जगह पे कैसे हैं? फिर वहां रिपल्शन नहीं आनी चाहिए? आएगी, आएगी तो वो फूट जाना चाहिए, फिर बड़ा नहीं हो जाना चाहिए रिपल्शन की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब कुछ ऐसा थोड़ी ना हम ये बात करें कि एक पैकेट है जिसके अंदर बांधा और फटाफट से बांध दिया। कोई भी एटम है, न्यूक्लियाई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये चीज तो तुम्हें क्लियर है ना, कि न्यूक्लियस हुआ या एटम हुआ, कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई ये गोल डब्बा है और उसी के अंदर सब कुछ है। वो फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब अपने को पता है वो ऑर्बिट्स में घूम रहा है, जिस मर्जी तरीके से घूम सकता है, कोई भी शेप किसी भी तरीके से। अलग अलग कोई दूसरा न्यूक्लियस आता है तो उनके उसके इन्फ्लुएंस में भी डेविएट हो जाता है वो। तो इसका मतलब कोई फिक्स डब्बा तो नहीं है, वो कहीं भी जा सकते। तो इतनी छोटी जगह पे, एटम के भी 1000 गुना छोटी जगह पे, बराबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे बिल्कुल उसके बराबर प्रोटॉन्स, और उसके साथ में फिर न्यूट्रॉन्स भी आ गए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं हो गया? साइज ऑफ प्रोटॉन, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो बिल्कुल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और जो न्यूक्लियर मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगी वो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, वो तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो वहां बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट की रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, बट उसके बावजूद भी न्यूक्लियस जो रहता है वो स्टेबल रहता है। अपने को पता है, हमने न्यूक्लियस को टूटते हुए कब देखा है? सोचो जरा, न्यूक्लियस कब टूटा था? कभी नहीं, कभी नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, न्यूक्लियस ही ब्रेक करता है ना उसी में। उसमें तो एटम ही जब टूट रहे होते हैं, बेसिकली एक एटम टूटेगा तो साथ में प्रोटॉन्स भी तो जाएंगे, तभी तो वहां पे वो क्या होता है, जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो एक एटम फर्दर दूसरे एटम्स के अंदर ब्रेक करता है, तो वहां न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन होता है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन भी वही है। उसके अलावा अगर हम, और न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए एक अच्छी खासी कंडीशन देनी पड़ती है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करनी पड़ती है। क्या उसके अलावा हमने कहीं पढ़ा है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया? नहीं हुआ है। तो वहां पर कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो न्यूक्लियस को बांध के रखे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ तो होना चाहिए ना, जो इतने सारे पॉजिटिव को एक छोटी सी जगह पे, 1000 गुना एटम के छोटे साइज की जगह पे इतना सारा चार्ज अकोमोडेट करा सके, एडजस्ट करा सके, स्टेबलाइज करा सके। तो कुछ तो होगा। चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियाई अपने पास है क्या? न्यूक्लियाई में हमारे पास देखो, सबसे पहले एटॉमिक मास पता है बच्चे अपने को। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12th मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, है ना, C12 आइसोटोप। बचपन से पढ़ते आ रहे, 9th क्लास 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि एक एटम के मास, बेसिकली 1 AMU को हम डिफाइन कैसे करते हैं? 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12th ऑफ दैट ऑफ कार्बन एटम, है ना। फिर हमने 1 AMU की वैल्यू जब केजीज में लिखी, 1.66 टाइम्स 10⁻⁻27 kg, ये भी पता है अपने को। 1 मोल ऑफ एटम में 12 ग्राम कार्बन होते हैं,
तो एक एटम का मास कितना निकला 12/6.022 इंटू 10⁻23 और इस तरीके से हमारे पास वो वैल्यू आई थी। फिर यहां एक टर्म आती है बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? हमने जब एटम पढ़ा, मैंने एटम के अंदर बार बार एक चीज कही थी, एटम चैप्टर के अंदर कोई डेरिवेशन, कोई फॉर्मूला कुछ टफ नहीं है, कंसेप्ट बहुत आसान है, पर वहां यूनिट्स घुमा रही थी बार बार। जो बीच में एक दो न्यूमेरिकल्स देखे होंगे वहां भी समझ में आएगा होगा कि वहां पर हम कभी भी जूल्स और ईवी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जा रही थी कि वहां कौन से में ईवी लगा रहे हैं, कहां पे जूल्स में लगा रहे हैं। ईवी है क्या बेसिकली? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट या सिंपल इलेक्ट्रोवोल्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर है? ये लिख लेंगे बच्चा, इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए ये वैल्यूज लिख लो। इलेक्ट्रोवोल्ट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और ये कब होती है एनर्जी? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के इंफ्लुएंस में जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो उस वक्त जो वो एनर्जी गेन करेगा दैट इज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ तो सीधा सा इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? सीधी बात है ये वाली। तो अब एक बात बताओ, ई होता है mc², पता है ये, m 1 AMU है ना, मास क्या है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1.66 टाइम्स 10⁻⁻27 kg। c की वैल्यू क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ई mc² वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, है ना, 1 यूनिट मास या 1 AMU का मास जिस टाइम पे स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी होगी 1.4549 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स। और 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स को अगर मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो ये क्या बना? इलेक्ट्रोवोल्ट। और इलेक्ट्रोवोल्ट को मेगा में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आती है 931.25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट possesses the energy of 931 mega electrovolt when moving with the speed of light। समझ में आई ये बात? ये रिलेशन पर समझ में आई? ये इक्वल नहीं है बेसिकली, ये तो वैसे लिख दिया है यहाँ पे। ये मेन कहानी हमने क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई 1 AMU object of 1 mass unit moving with the speed comparable to speed of light possesses the energy of 931 mega electrovolt। क्लियर बात है ये? ठीक है बच्चा, किसी को दिक्कत? इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा अब न्यूक्लियर साइज। देखो न्यूक्लियर साइज की हम जब बात कर रहे हैं, अब हम अपने पास वहां पहुंच रहे हैं जहां से मैंने इंट्रो दिया था चैप्टर का। न्यूक्लियर साइज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। जैसे जितना जितना मास बढ़ता जाएगा, अब मास बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मास नंबर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मास नंबर बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे न्यूक्लियस का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और वो किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अज्यूमिंग दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 πr³ and it is proportional to A। A क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास ऑफ द एटम। तो यहां से क्या पता चल गया? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A raised to the power 1/3। किसी बच्चे को इसमें परेशानी बच्चा? ये पता चला ना कहां से आया? R is equal to R0 times A raised to the power 1/3। R0 क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? R0 इज एम्पिरिकल कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, समझ में आ गई? ये R0 की वैल्यू आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। डन है बच्चे? किसी को इसमें? बेटा एक बात बताओ ना, यहाँ पे R³ है 4/3, ये तो सारा कांस्टेंट अगर मैं उस साइड भेज देता हूँ तो R का अगर पावर क्यूब हटाना है मुझे, 3 हटाना है, तो टेकिंग है ना 1/3 क्यूब रूट बोथ साइड, तो 1/3 उस साइड चला गया, वहां से 3 हट गया। क्लियर है? सीधा सी बात है, ये तो कुछ इसमें अभी कॉम्प्लिकेटेड हमने नहीं किया,
बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू द पावर 1/3, जहां आर नॉट की वैल्यू क्या 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -15। क्लियर। अब देखो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है, m इंटू एटॉमिक मास, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, यही हुआ हमारे पास। ये कहां से आया, आर नॉट क्यूब है, जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे आर नॉट ए क्यूब ए रेज टू दी पावर 1/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। जब मैंने लिखा तो वहां पे आर नॉट क्यूब इंटू ए, ए से ए कटा, तो ध्यान से देखो यहां पर 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं कि नहीं। ये समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जब तुम्हें बोला जाए कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट फॉर या हैज द सेम वैल्यू फॉर एवरी एटम। क्योंकि यहां दिख रहा है कि एटम के एटॉमिक मास, रेडियस किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है हमारे पास, जिसकी अगर मैं 3 की वैल्यू, m की वैल्यू, 4 पाई आर नॉट सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो हमारे पास जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है, 2.29 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -70। समझ में आई ये बात। किसी बच्चे को इस स्टेप में दिक्कत तो नहीं है, ये पता चला है नहीं बच्चा, ठीक है, सबको पता चल गया ये वाली। हाँ जी बच्चा, m इंटू ए हमने क्यों लिया बच्चा, देखो जो हमारे पास m है, m किसका है, एक का मास, a हमारे पास आ गया उसका एटॉमिक मास यूनिट है ना, जो नंबर था, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास आ जाएगा कि नहीं, इसलिए लिखा है m इंटू ए। ठीक है ना, जो भी एटम का, जैसे एक का मास आ गया m, m किसका मास है, एक प्रोटॉन का, ठीक है, या एक न्यूक्लियाई का, जो उसका एटॉमिक मास नंबर था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3, तो आर नॉट का क्यूब हो गया ए की पावर 1 बच गया, सिर्फ ए से ए कटा, m रह गया हमारे पास 3m, ये 3 ऊपर भेजा, 3m/4 पाई आर नॉट का क्यूब, सब कांस्टेंट है, सारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो 2.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास आ जाती है। क्लियर है बच्चे ये वाली बात। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज द सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी सैंपल पेपर में पहले आया भी हुआ है, सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर था, जिसमें बोला जाता है कि अगर अलग अलग एटम्स हैं तो उनके न्यूक्लियाई के डेंसिटीज का रेशियो क्या रहता है। तो ध्यान रखना हमेशा न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो क्या रहेगा, 1:1, क्योंकि डेंसिटी कभी चेंज ही नहीं होती एटम के हिसाब से। क्लियर है बच्चा, ये याद रहेगा, ध्यान रहेगा। इसके बाद आता है अपने पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पता है बच्चे क्या होते थे, एटम ऑफ एन एटम्स क्या होते थे, देखो आइसोटोप्स थे एटम्स विद द एलिमेंट विद ऑफ एन एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, यही होता था है ना, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। पहली बात तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम ही एटम के होते हैं, है ना, ये पता है ना, एक ही एटम के, जैसे हाइड्रोजन का लगा लो, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, है तो तीनों हाइड्रोजन ही। क्लोरीन लगा लो, C17 सी, और कौन सा होता है C17 और कौन एक और होता है ना, C17 कह रहा हूं सॉरी, C35 और C37। C35 और 37 में हमारे पास क्या एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का 17 है, लेकिन उनका एटॉमिक मास कितना रहेगा, एक का 35 रह जाएगा और एक का 37 रह जाएगा, ऐसा है। तो दोनों क्या है, वो आइसोटोप्स है ना। तो आइसोटोप्स में मेन क्या, वो एटम सेम रहेगा। कार्बन का एग्जांपल लगा लो, कार्बन है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, एटॉमिक मास 10, 11, 12, 13, 14, ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ये सारे आइसोटोप्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन है जो सेम वही एटॉमिक नंबर तीनों के इसमें 1, बट जो एटॉमिक मास है वो चेंज होता जाएगा। एटॉमिक मास क्यों बदलता है भाई, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने से एलिमेंट पे तो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट वैसी ही रह गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ब्रेक नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो वो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, आइसोटोप्स। क्लियर है। फिर आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये किसके होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के रहेंगे, जिसके अंदर विच हैव सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम और आर्गन के अंदर कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40, आर्गन का भी एटॉमिक मास 40, लेकिन
नंबर ऑफ जो उनके मतलब एटॉमिक नंबर्स हैं, एक का कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन और सल्फर की बात करूं, है ना, यहाँ पे कार्बन या क्लोरीन होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। जो हमारे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या रहेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 37। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 37। ये क्लोरीन कौन से वाला है, कोई आइसोटोपिक फॉर्म वाला है, आइसोटोपिक फॉर्म में वो 35 और 37 में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या काम करेंगे, आइसोबार्स की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं हम इन्हें। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। फिर आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर बात है। चलो अब आता है मास एनर्जी रिलेशनशिप। अब मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली क्या है, देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, अपने को पता है, विच इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी। अब ये एम नॉट क्या है, इसको कहते हैं रेस्ट मास, और टी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये बात क्या आ गई, रेस्ट मास जैसी बात इससे पहले कहीं सुनी है हमने, कहा, हाँ, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। याद है, ये वाला हमारा रिलेशन था, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ कि जो नेट इफेक्टिव मास होता है, इट इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे एम नॉट क्या होता है, एम नॉट था रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब कोई हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन जब वो मूव करना शुरू करेगा, जितनी ज्यादा रफ्तार से वो मूव करता जाएगा, उस हिसाब से उसके मास में चेंज आता जाएगा। और यही हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने शुरू कर देगा, तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब यहां सी से सी कटा, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला था बेसिकली रेस्ट मास और अपने इफेक्टिव मास को रिलेट कराने का। और इसी का एक फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी में M है, ये कौन सा है बच्चा, नेट इफेक्टिव मास। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो जो कुछ भी है सारा कुछ मास की फॉर्म में। और टी क्या आती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्चुअल में एनर्जी होती है वो इन दो पार्ट्स के अंदर हमें मिलती है, क्लियर है। अब अपने पास आता है बचा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब जहां से हमारा टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस किया था तुम्हारे आगे कि भाई अगर एक प्रोटॉन मतलब एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर वो उस 1/1000 साइज ऑफ एटम के अंदर इतना सारा पॉजिटिव एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करने वाली कोई और चीज होनी चाहिए जो प्रोटॉन्स को बांध के रख रही है, बाइंड करके रख रही है, होनी चाहिए कि नहीं। अगर मेरे पास यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन्स और ये बहुत छोटी जगह पे है, इन सब में रिपल्शन आनी चाहिए, सब में रिपल्शन आएगी तो ये दूर दूर हो जाने चाहिए ऐसे, लेकिन ये और दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पकड़ के रखा है। अगर मैं छोड़ देता और इनमें रिपल्शन होती और स्पेस में ग्रेविटी ना हो तो ये इधर उधर फैल जाते सारे में, होता ना ऐसा ही। लेकिन ये साथ में क्यों, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है, रिपल्शन होती इनके बीच में तो मैंने इनको क्या किया, बाइंड करा हुआ। उस बाइंड वाली एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कह देते हैं, है ना। कोई एनर्जी होनी चाहिए ऐसी, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विच the nucleons are bound in the nucleus. It is measured by the work required to be done to separate the nucleons at infinite distance apart from the nucleus. ये बात समझ में आई है। मैंने क्या कहा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, दैट एनर्जी बाय विच ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर बाइंडेड टुगेदर। और इसको मैं डिफाइन कैसे करूं, अगर ये न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी की वजह से सारे इकट्ठे हैं, तो मैं इसे कैसे बताऊं ये एनर्जी कितनी है, जितनी एनर्जी मुझे इस पर लगानी पड़ेगी ये दूर हो जाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट न्यूक्लियन और प्रोटॉन आउट ऑफ दैट न्यूक्लियस एट इंफिनिटी, है ना। यही होगा कि यहां से निकाल के उसको इंफिनिटी पे लेके जा रहे हैं, तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज एग्जैक्टली इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, है ना, या इज एग्जैक्टली इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, होगा कि नहीं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, पक्का,
है ना। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट पता चल गया बच्चे कि जितना एफर्ट मुझे करना पड़ेगा वहां से न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकाल के इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, वो जो एफर्ट है, वो जो वर्क डन है, दैट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी विद व्हिच न्यूक्लियंस आर बाइंडेड विद इन द न्यूक्लियस। क्लियर है ये। अब कहानी आती है कि बाइंडिंग एनर्जी आएगी कहां से। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इन सब के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, है ना। इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कभी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, लेकिन कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी साथ में रख रही है, पॉजिटिव और न्यूट्रल को साथ रख रही है, तो वहां पर जो फोर्स आती है उसका एक रीजन क्या होना चाहिए, उसका जो मेन रीजन होता है दैट इज मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट कैसी बात है, अब समझना जरा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से ज्यादा मुद्दे पे रहेंगे, एग्जांपल को सिर्फ समझने के लिए रखना। यहां पर बच्चे हो तुम, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्या करा, हर बच्चे से, लेट अस अज्यूम यहां 10 बच्चे हैं, मैंने हर बच्चे से 100 रुपए इकट्ठे कर लिए। मैंने 10 के 10 बच्चों से 100 रुपए इकट्ठे कर लिए। कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 1000, सीधी कहानी है। लेकिन जब मैं उनको इकट्ठे रख रहा हूं तो मैंने उसको लिखा कि वो 950 है। 1000 की जगह 950 क्यों हो गए, क्योंकि जो 50 रुपए हैं वो मास डिफेक्ट है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू कीप ऑल दोस 1000 रुपीज टुगेदर। जो हमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को रखने के लिए एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आएगी कहां से। तुम्हें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर समझ में आता है, होता क्या आया, आता है, सबको पता होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मोस्ट फेमस इक्वेशन है ये। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वहां पर ये बताओ कांस्टेंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यही है कांस्टेंट, मतलब मास वेरिएबल है, मास वेरिएबल है। मानव किसके साथ चेंज होएगा, एनर्जी के साथ, एनर्जी इज कन्वर्टेबल टू मास, यही बात आई कि नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है और E और M एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब विद इंक्रीज इन एनर्जी देयर विल बी इंक्रीज इन मास, विद द डिक्रीज इन एनर्जी देयर विल बी डिक्रीज इन मास, है ना, ऐसे ही रहेगा। और वी कैन से एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल, हो सकता है किसी तरीके से। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं यहां पे कि जहां 1000 रुपए होने चाहिए थे, अगर 950 हुए तो वो 50 गए कहां, वो जो 50 थे, हाँ जी, डब्बा खरीदने में लग गया, गुड्डे के भाई डब्बा खरीदा और उसके अंदर डाल दिया, 50 रुपए का डब्बा आ गया, डब्बा आ गया तो वो पैसे उसके अंदर फिक्स हो गए, अब वो भागेंगे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, है ना। एग्जैक्टली वैसा लगा लो, या फिर ये कह लो कि 50 रुपए मैंने चार्जेस ले लिए क्योंकि मेरे को तुम्हारे 100 रुपए इकट्ठे जोड़ के रखने थे, तुम सबके पास अलग अलग होते तो फिर यहां उड़ाते फिरते तुम उन्हें, है ना। तो एग्जैक्टली उसको हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट कैसा हुआ, मैंने क्या बोला, जितना तुम सबका इंडिविजुअल मास था, तुम सब कौन, न्यूक्लियॉन्स, कौन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब मैं सारे प्रोटॉन्स का मास निकालता हूं, सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकालता हूं, दोनों को प्लस कर देता हूं, तो न्यूक्लियस का मास आना चाहिए कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। प्रोटॉन्स का मास, न्यूट्रॉन्स का मास मिला दिया तो न्यूक्लियस का मास, लेकिन न्यूक्लियस का मास उससे कम आता है। वो कम क्यों आया, क्योंकि वहां पर मास डिफेक्ट आ गया, जिस डिफेक्ट की वजह से वही मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होके क्या करेगा, इन न्यूक्लियस को आपस में बाइंड करके रखेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसको एक बारी मैथमेटिकली देखते हैं क्या है। तो यहां पर एक मास डिफेक्ट की वैल्यू समझो, पहले डेफिनेशन समझो। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द masses ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्या है बच्चे यहां पे, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस एंड किस किस के बीच का, एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। यही है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअली मास का सम और जो मिला जुला के बनने वाला न्यूक्लियस था उसके मास के का डिफरेंस, उनके बीच का जो डिफरेंस आया उसको हमने क्या कहा कि वो आ गया मास डिफेक्ट। किसी को दिक्कत, अजय बच्चा। सर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जो अपना न्यूक्लियस है, मतलब उसमें वो प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखता है। बिल्कुल,
तो सर वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए कि हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम यही तो बात कर रहे हैं, जहां से हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, क्या किया था क्योंकि इतना सारा पॉजिटिव और ऊपर से इतनी छोटी जगह पे कि एटम से भी 1000 गुना छोटी जगह पे कैसे रह सकता है, हाईली अनस्टेबल है। अगर ये इतना अनस्टेबल है तो इनको मैं जाने से रोकूं कैसे? जोर से पकड़ लेता हूं। अब ये जोर से पकड़ूं कैसे? कौन आएगा वहां पकड़ने? तो कोई एनर्जी होनी चाहिए जो उन्हें पकड़ के रखेगी। वो एनर्जी कौन है? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रही है ना बात? वही बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी कहां से आएगी? मास से। हाँ जी। तो ये मास डिफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? अब देखो हम जो बात कर रहे थे वो क्लियर है सबको कि भाई अगर ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं तो इनको बांध के रखने के लिए एक एनर्जी चाहिए, तभी इसको स्टेबिलिटी हम दे सकते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब यही है ना कि कोई एक अलग से फोर्स है जो इनके बीच की रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट कर जाए और इन्हें दूर ना जाने दे। ऐसा ही होता है ना? तो वो जो डोमिनेट करने वाली फोर्स आएगी वो होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। अब वो बाइंडिंग, हाँ जी, सर वो फोर्स कैसे है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक है कैसे? अभी पता चल जाएगा, अभी वही बात करते हैं। वो हमारे पास क्या आएगी? देखो पहला ए एक्स ए क्या है हमारे पास बचा? सीधा से एक हमने एटम मान लिया। अब एक एटम का एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जेड, क्लियर है? जेड क्या आ गया? चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल ठीक है। साथ में लिखते चलेंगे बच्चा, ए मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पता ही है ये वाली चीज। एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, m कैपिटल N दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। ये सिंपल है, ये तो नाम रखे हैं सिर्फ, है ना? अब मास डिफेक्ट हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या पढ़ा? डिफरेंस इन द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। यही था कि नहीं मास डिफेक्ट? हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन क्या आएगा? z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टाइम्स mp, mp क्या बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो, क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, कर दिया। तो ये हमारे पास जो आ गया, ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। और डेल्टा एम को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या आती है? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? ये है हमारे पास एक कोई एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रख पाती है। अब जो बच्चे का क्वेश्चन था एक बार इसको डिस्कस करें। एक बार पहले ये खत्म करते हैं फिर मैं बताता हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आ गया बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होल इनटू सी स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है बच्चा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे लिख लो बच्चे, ठीक है? और इसके फिर न्यूमेरिकल्स करें। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। सिंपल इसमें डेरिवेशन तो हमने कुछ करी नहीं, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन और उसके साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है सिर्फ। ठीक बात है बच्चा? अब देखो m मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सी स्क्वायर। यही हुआ है ना? हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यही रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। ये मास ऑफ हाइड्रोजन क्यों मल्टीप्लाई किया? जहां प्रोटॉन होता है वहां पे हाइड्रोजन लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली प्रोटॉन का ही मास है। a माइनस जेड दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m इंटू मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम मतलब न्यूक्लियस का एटम, है ना? पूरा मतलब मास ऑफ एटम बेसिकली न्यूक्लियस की जगह पे हमने स्विच कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली लेके चलते होते हैं। तो उस करके हमने जहां न्यूक्लियस था उसकी जगह अगर मैं एटम भी यूज कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी आएगा। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ओवर मास नंबर। ये फॉर्मूला लिख लो बच्चा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। अब यहां पर एक ग्राफ दिख रहा है बच्चे तुम्हें, ये जो ग्राफ बना हुआ है साथ में, और इसी ग्राफ के ऊपर ये कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है? मतलब पिछले 2 से 3 साल के अंदर इस पे मतलब थोड़ी सी स्ट्रेस ज्यादा है इस टॉपिक के ऊपर, तो इसको ध्यान से समझ लेना और इसको अच्छे से याद कर लेंगे थोड़ा बहुत, जो पूरा नहीं रटना है, मैं बताता जाता हूं क्या। देखो पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है क्या? ये मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी के बीच में जो ग्राफ है उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स
और इधर को है मास नंबर। अब देखो यहां इस पॉइंट पे ध्यान दो, सबसे नीचे क्या है, हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर गई हीलियम पे, और फिर लिथियम पे गिरी, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे चल रही है कि नहीं, जिगजैग चली, और इसके बाद ऊपर गई आयरन तक, यहां तक, और उसके बाद फिर क्या होने लग गया, एक स्टीप डिक्रीज आया बाइंडिंग एनर्जी में, है ना, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद ये जो रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट शुरू हो गए आगे जाके, वहां आके नीचे की तरफ ग्राफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, ये ग्राफ रटना नहीं है, पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और कोशिश करो कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहे कि जो इसके आगे वाले हैं, मतलब स्पेसिफिकली यहां के आसपास एटॉमिक मास नंबर कितना आ रहा है, अराउंड 180 190 के आसपास या 200 के आसपास वाले, तो 180 से आगे लगा लो, वो कौन शुरू हो जाते हैं, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, इतने बड़े साइज के आएंगे जब। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे एक स्टीप कर्व आके यहां से फिर ग्राफ हम छोड़ देते हैं आगे बनाना, और वहां पे वो जिगजैग जो हमारे पास आ रहा था। अब इसको समझते हैं है क्या ये। बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विद अ मास नंबर, एंड द कर्व रिवील्स दैट लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, हैव स्मॉल वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर ए, ठीक है, पर न्यूक्लियन, कंपैरेटिवली कम एनर्जी। वो दिख भी रहा था हमें, हमने जब ग्राफ की बात करी तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है, सबसे कम है बल्कि। उसके बाद फॉर द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20 देयर आर शार्प पीक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन मल्टीपल ऑफ 4। ये यहां से इस पार्ट पे बहुत ध्यान देना है, इसको याद रखना है, क्या है, जिनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 में है उनकी जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हाई है, ठीक है, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि 4 का मल्टीपल तभी बनेगा, वो 4 का मल्टीपल मास नंबर किस किस का बनेगा, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। जैसे हमारे पास हीलियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, इन सब में देखो ध्यान से 4 8 12 16 20, और ये सारों के अंदर क्या है जो हमारे पास, अगर हम ग्राफ में ध्यान दें तो हमारे पास क्या है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, ये सारे पीक्स पे हैं। तो ये जो हमारे पास पीक्स पे ये कौन से हैं, जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल है। क्लियर है? पीक्स इंडिकेट दैट दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन न्यूक्लियाई इन नेबरहुड। जो ये हैं हमारे पास, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नियॉन हो गया हमारे पास, ये सारे के सारों का न्यूक्लियस जो है कंपैरेटिवली आसपास वालों से ज्यादा स्टेबल रहता है। ये बच्चा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हम इसको न्यूमेरिकली नहीं निकाल रहे हैं, हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये जो ग्राफ है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, और उसके बाद हमने वो उस ग्राफ को स्टडी करके ये कुछ अपना ये कह सकते हो कंक्लूजन निकाला हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास है फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 30 to 170 binding energy curve has broad maximum and average binding energy per mass number corresponding to this ranging is 8.5 mega electrovolt, peak value is 8.8 mega electrovolt per mass number, and elements belonging to, यहां पे क्या देखो, elements belonging to, यहां पे दिस रेंज आर हाईली स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव। कौन से वालों की बात कर रहे हैं, ये बीच वाले पार्ट की, इस वालों की नॉन रेडियो एक्टिव है, हाईली स्टेबल है, ठीक है, यहां से इस पॉइंट तक। अब यहां के बाद ये जो हमने नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 170 तक की कहानी चल रही है। अब 170 के बाद क्या आया, आफ्टर 170 बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एंड the Coulomb's repulsion force and the protons start dominating nuclear force, thus heavy nuclei are less stable. क्लियर है? ये अपने आप में एक आंसर है भाई। 170 के बाद क्या होता है, 170 के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगी डोमिनेट करेगी, बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली कम पड़ने लग जाएगी उन्हें बांध के रखने के लिए, इसलिए रेडियो एक्टिविटी आ गई। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है, जहां पर एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर छोटे एटम्स में ब्रेक करना शुरू कर जाता है, छोटे न्यूक्लियस में टूटना शुरू कर जाता है ना, यही रहेगा। Binding energy curve suggests that a lighter nuclei may unite to form heavy nucleus, that is nuclear fusion, in order to attain higher value of binding energy per mass number। क्या बोला है
कि जो छोटे न्यूक्लियर हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी कम थी, वो क्या करेंगे, वो आपस में कंबाइन करेंगे टू मेक हेवियर न्यूक्लियर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर है? लाइटर न्यूक्लियर में यूनाइट टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, और जो हेवियर न्यूक्लियस है इट मे स्प्लिट टू लाइटर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिशन। वो हमें पता है फ्यूजन और फिजन होता है ना। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। ये जो कंक्लूजन्स हैं बेसिकली ये याद रखने हैं बच्चा, पता होना चाहिए, ग्राफ पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि केस बेस्ड अगर आ जाता है तो सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके ऊपर। ठीक बात। फिर है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब यहां देखो न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या कहानी है बच्चा। न्यूक्लियर फोर्सेस are the strongest forces in nature. It acts between the nucleons. The relative strength of gravitational coulombs and nuclear forces are, ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस किसको कह रहे हैं अब हम? न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से जो न्यूक्लियन साथ रह रहे हैं उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस। समझ में आ रही है? अब मैंने क्या बोला कि मैंने इनको पकड़ के रखा, वो तो मेरा वर्क डन है। अब वहां मैं नहीं हूं, वहां तो कोई है जो एटम के बीच में उनको पकड़ के रख रही है, फोर्स जो वर्क डन कर रही है। वर्क डन किसकी तरीके से कर रही है? बाइंडिंग एनर्जी के तरीके से। तो वो फोर्स कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्सेस। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तभी तो न्यूक्लियस को इतनी छोटी जगह पे वो बांध के रख पा रही है। तो उस न्यूक्लियर फोर्सेस का देखो, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स का रिलेशन समझो। ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट है, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, और जैसे जैसे हम नीचे की साइड देखो, आगे आगे हमारा फर्मी लेवल में रेडियस जितना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है? रिपल्शन कम होता जा रहा है कंपैरेटिवली। न्यूक्लियर फोर्सेस भी कम होती जा रही हैं, और एक टाइम के बाद अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फिर यहाँ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे आके, और फिर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये कर्व शोइंग वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियर एंड देयर सेपरेशन। हाँ जी बेटा, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद देखो, जब बहुत छोटा साइज था हमने क्या देखा? एक्सट्रीमली छोटा साइज है अगर न्यूक्लियस का, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वहां पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रेडियस बढ़ने लगेगा तो उनके बीच में क्या होगा? जो अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस है वो वीक होने लगेंगी। ये हमारी अट्रैक्शन फोर्स थी, डिक्रीज होनी शुरू हो रही है यहाँ पे आके। अब ये अट्रैक्शन इंक्रीज क्यों कर रहा है? ये वो वाला रेडियस आ गया जो हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर हमने 26 तक का देखा था, या अप्रोक्सीमेटली 170 तक का लगा लो, और उसके बाद फिर ये टूटना शुरू होगा आगे जाके जब और बड़े एटॉमिक नंबर पे जाएगा। ठीक है, मेन ग्राफ के हिसाब से समझो इसे। तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 1 फर्मी, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज सेम फॉर NN, NP एंड PP। N क्या है हमारे पास यहाँ पे? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की फोर्स, और प्रोटॉन प्रोटॉन की फोर्स सब पे सिमिलर लग रही है। These forces show a property of saturation. It means each nucleon interact only with its immediate neighbor only. वो सबसे नहीं कर रहे, सिर्फ साथ वाले किसी एक से अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, जो इमीडिएट नेबर होगा उसके साथ अट्रैक्ट होगा। These forces are spin dependent forces. Nuclear forces do not obey inverse square law. They are non-central and non-conservative forces. हेलो, हाँ जी बच्चा। ठीक है, देखता हूँ आ गया। ठीक है, बस एक सेकंड रुक जाओ। These forces are exchange forces. Nuclear forces between the two nucleons is the result of exchange of mesons, that is pi 0, pi plus and pi negative between them. अब फिर हमारे पास आता है बच्चा इसके बाद जो पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, अपना टॉपिक यहां से अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज का। पैकिंग फ्रैक्शन में अपने पास है बच्चे, of nucleus is defined as, packing fraction of the nucleus is defined as the mass excess per nucleons, that is mass excess over mass number, mass excess m minus a over a। m क्या है? actual weight of nuclide, a क्या है? mass number, m क्या है? actual mass of nuclide, that is जो इंडिविजुअली सारे न्यूक्लियॉन्स का मास था हमारे पास। समझ रहे हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे अभी मैंने तुम्हें सबको कहा, क्या कहा? तुम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को अगर सबसे 10-10 रुपए इकट्ठे किए थे तो कितना बना था? 250 रुपए। लेकिन अगर मैंने ओवरऑल जब मिला जुला के सबको टोटल करके देखा तो मेरे पास 248 की वैल्यू निकल रही है। तो वो जो 2 रुपए का लॉस था वो m माइनस ए वो चीज है। ए क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस। m क्या है? जो इंडिविजुअली सबका एक्चुअल मास होना चाहिए था। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है?
तो ये जो m है, इनका जो डिफरेंस रहेगा हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चा? स्मॉलर द पैकिंग फ्रैक्शन, लार्जर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? जितनी छोटी वैल्यू आती जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन की, उतना हमारा जो न्यूक्लियस है उतना स्टेबल रहेगा। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है अब हमारे पास? न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। सीधी कहानी है ना? न्यूक्लियर फोर्सेस का तो सीधी सी बात है भाई, जो अगर इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, उस रिपल्शन को डोमिनेट करने के लिए कोई फोर्स होगी जो उन्हें बांध के रख रही होगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर हमारे पास आता है बच्चा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना? ये बोर्ड्स के अंदर है ना कॉम्पिटेटिव के अंदर है, फिर भी अगर लगेगा तो वापस हम एक्स्ट्रा क्लास के अंदर करेंगे इसे मॉर्निंग सेशन में। अदरवाइज रेडियो एक्टिविटी का फंडा पता है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, जिसके अंदर अल्फा बीटा गामा हमारे पास रेडिएशंस निकल रही होती है, ठीक है? इसको हम किसी एक्स्ट्रा क्लास के अंदर कवर करेंगे। अपने पास जो इस बार सिलेबस में है वो क्या है? अब न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस अपने को पता है, हमने थोड़ा बहुत 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, या तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस था उस टाइम पे? सिलेबस में था न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन था, ठीक है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनदर न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग द फॉर्मर विद द सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल। ये क्या है बच्चा? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर देखो हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैं एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर किसी एलिमेंट्री पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करूंगा, तो वो क्या होगा? वो ब्रेक कर जाएगा, टूटता जाएगा और साथ में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता जाए। तो हम क्या करें? वो न्यूक्लियर रिएक्शन होना शुरू हो गया। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस वाले के अंदर जो मैंने लिखा हुआ उसको समझना। A nuclear reaction represents the transformation of a stable nuclei. क्या कर रहे हैं हम? It is the transformation of the stable nucleus into another nucleus by bombarding the former with the suitable high energy particles. ये जो हमारे पास पार्टिकल था, इसके ऊपर हमने क्या करा? किसी मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल से किया या इलेक्ट्रॉन से किया, किसी एक एलिमेंट्री पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी, उसकी वजह से ये ब्रेक हुआ A+4 Z+2 में। पहली बात तो ये क्या हुआ, जब हीलियम से हमने इसकी बम्बार्डमेंट करी है, A+4 और Z+2 बना। ये समझ में आ रहा है ना? ये हमने नेट रिजल्ट लिखा है इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के लिए। तो A+3 Z+1 इस फॉर्म में आ सकता है और उसके साथ हाइड्रोजन और एनर्जी रिलीज हो गई है। ये समझ में आ रहा है? ये जब हमने इसके ऊपर इससे बम्बार्डमेंट करी हीलियम से, तो ये बना क्या? ऐसा जो एक अनस्टेबल एलिमेंट हुआ जो फर्दर ब्रेक करेगा, ठीक है, छोटे एटम के अंदर, और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसके अंदर हम पढ़ते किस तरीके से? हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके से थे, फिजन और फ्यूजन। याद है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? A nuclear reaction in which Q value is positive, energy is released. Such reaction is called exergic. Basically जैसे एक्सोथर्मिक था, यहाँ पे एक्सॉर्जिक है। एक्सॉर्जिक बेसिकली क्या हुआ? जहां पे एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन में। और एक न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच Q वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मींस एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड बिफोर द रिएक्शन अकर। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोर्जिक, ठीक है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली वो। अब न्यूक्लियर फिजन क्या था? न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। क्या कर रहे हैं हम? एक हैवी न्यूक्लियाई दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो उसको हम क्या करें कि उसकी फिजन हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ हैवी न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। जैसे यूरेनियम 235 है, हमने इसके ऊपर क्या किया? एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट स्टार्ट करी। अब वो जो न्यूट्रॉन है उसके इन्फ्लुएंस में आके क्या हुआ? ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूट गया और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए और एनर्जी रिलीज हुई है। यानी ऐसे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर? हाँ बिल्कुल ट्रांसफर होगा, लेकिन सब जो रेडियो एक्टिव है, जैसे बहुत हैवी न्यूक्लियस है, वो टूट के आगे फर्दर दूसरे एलिमेंट्स के अंदर। कोई दो मॉलिक्यूल्स का वो यानी दो न्यूट्रॉन का कंपाउंड है, तो हमने उसे ब्रेक किया है, ठीक है, तो यानी वो एक एक न्यूट्रॉन के कंपाउंड में टूट जाएगा। देखो न्यूट्रॉन, पहली बात तो यहाँ पे हम एक एक या दो दो न्यूट्रॉन वाले कंपाउंड्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे न्यूक्लियर फिजन कराना है तो वहां बहुत हैवी न्यूक्लियस ही चाहिएगा,
वही टूटेगा। छोटे जो अपने पास सब्सटेंसेस होते हैं वो नहीं टूटेंगे। अगर थोड़ा मतलब हल्का फुल्का सा अपने नॉलेज पे ध्यान दे तो हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसका फ्यूल कौन सा होता है, मेनली यूरेनियम हो गया, बेरियम हो गया, वो जो हैवी एलिमेंट्स है, जो क्योंकि हैवी एलिमेंट्स है वही रेडियो एक्टिविटी पोजेस कर सकते हैं, वही ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ऑलरेडी 2 न्यूट्रॉन वाला तो बहुत छोटा है, वो टूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 235 था, इसके अंदर हमारे पास 92 अगर प्रोटॉन्स थे, बाकी सारे न्यूट्रॉन्स है, यहां से गया टूटा 141 और 92 के अंदर ब्रेक किया कि नहीं, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया 56 36 इसके तरीके से, और फर्दर फिर न्यूट्रॉन्स निकले, और ये न्यूट्रॉन्स अब रुकेंगे नहीं, ये और फर्दर बम्बार्डमेंट करते जाएंगे। वो चेन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करता है, 1 से 3 न्यूट्रॉन्स निकले, 1 से फिर 3, 1 से फिर 3, और ये कॉन्टिन्यूसली ये ब्रेकडाउन चलता रहेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होती रहेगी जब तक ये बहुत छोटा कंपाउंड, जब तक बहुत छोटा कंपाउंड ना बन जाए, जब तक वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है हर बार। अब हमारे पास ये क्या है, डीजल इंजन जैसे कार इंजन में उनमें ये टॉपिक यूज होता है, उनके अंदर नहीं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के अंदर रेडियो एक्टिव कैसे यूज करेंगे, ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर होता है। न्यूक्लियर किसके अंदर, इंजन के अंदर कैसे जनरेट हो रही है भाई, इंजन के अंदर तो सीधा सा फ्यूल बर्न होता है बेटा, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फ्यूल को जला रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास फ्यूल की डिसइंटीग्रेशन होती है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। वहां भी वो सिंपलर कंपाउंड्स में टूटता ही है जब जलता है। अगर हम किसी भी की बात कर लो, पेट्रोलियम की बात कर लो, डीजल की बात कर लो, तो जल के अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और उन सब में रिलीज कर ही रहा है, वो साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है वो, ये जो रहेगा, इसको कराने के लिए असली प्रॉब्लम कहाँ है, ये अगर शुरू हो गया तो इसको रोकेगा कौन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिकली वेल डिजाइंड हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी ऐसा नहीं है कि शहर के बीच में रखा हुआ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत दूर कहीं ऐसी जंगल वाली जगह पे बनाए जाते हैं, ताकि वहां पे किसी भी तरीके के, और इस तरीके से होता है कि उसके अंदर से अगर रेडिएशन निकल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और इसको कंट्रोल्ड मैनर में करना बड़ा टास्क होता है, सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट नहीं। डीजल इंजन की तरह नहीं है, डीजल इंजन में भी लगा लो आग लग जाती है तो उसको बुझाना इतना ईजी नहीं है, अगर जो वो फ्यूल पूरी आग पकड़ ले। इसके अंदर तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें वहां क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जो कि इन निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर सके। तो हमारे पास बेरियम रॉड्स होती हैं, कैडमियम रॉड्स होती हैं, जो भी है वो वहां पे ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं, जो क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्शन कंट्रोल होता है। इसलिए हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, कंबस्टेबल इतना नहीं, और वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो रिएक्शन को कंट्रोल कर लेगा, खुद नहीं जलेगा इतना। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो बच्चा, रिप्रोडक्शन फैक्टर के इट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चे हमारे पास, देखो फिजन के अंदर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस छोटे एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक कर रहा है, फ्यूजन के अंदर दो छोटे छोटे एलिमेंट्स जुड़ जुड़ के बड़े बनते जाएंगे। एग्जैक्टली जैसे सन के अंदर माना जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो वहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं, दो छोटे हाइड्रोजन मिलेंगे और हीलियम फॉर्म कराते जाएंगे। तो वहां पर हम क्या करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पता है सबको। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेसिकली देखो मेन कहानी क्या है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसी के तरीके से अगर समझे तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चेंबर है, इसके अंदर ये क्या है हमारे पास, यूरेनियम रॉड्स। यूरेनियम रॉड्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करी तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई। ऊपर हमारे पास ये मैंने क्या लगाई, ये कार्बन रॉड्स हैं, बेसिकली ग्रेफाइट रॉड्स लगा लो, जो क्या करेंगी, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे जहां मुझे कंट्रोल करना होगा। बाकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी, उसको हम यहाँ से पंप के थ्रू, मतलब यहाँ क्या होता है, वाटर होता है, या हम लिक्विड वो अपना मोल्टन सोडियम लेके चलते होते हैं, वो यहाँ से क्या करेगा, वो घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली, हीट एनर्जी को ट्रांसफर कराएगा, यहाँ से फिर वही वेपर्स फॉर्म हुए, टर्बाइन घूमा, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी यूज करी किसी और फॉर्म में, वो अलग पार्ट है। ठीक है ना, मेन हमारे पास जो यहाँ वाला है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसीड कर रहा होता है। क्लियर क्लियर है बच्चा, ये वाला समझ में आया। इसको रीड करेंगे एनसीईआरटी से, लाइन टू लाइन एक बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी फाइल हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा और फिर उसके डाउट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है।